ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सीखा था गुडविल के बारे में, राइट, कि रिटायरमेंट में गुडविल की ट्रीटमेंट कैसे होगे। इसके साथ साथ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स जो भी रहेगा या एक्यूमुलेटेड लॉस रहेगा, रिजर्व्स वगैरह रहेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रहेगा, इनकी ट्रीटमेंट क्या करनी है वो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कर रखा है। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अभी कैपिटल एडजस्टमेंट आप बोलोगे कि ये क्या है, एडमिशन जैसा है क्या? नहीं, वैसा नहीं है। अभी यहां पर कैपिटल एडजस्टमेंट क्या है वो ध्यान में लो। जैसे कि दिस इज अ पार्टनरशिप फर्म, कि मान लो यहां पार्टनर है ए बी सी, और लेट्स कंसिडर कि कौन रिटायर हुआ, कि भाई बी रिटायर हो गया। अभी जब रिटायरमेंट हो रहा है ना, तो ये जो बचे हुए पार्टनर्स है इनको हम कहेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर। क्या कहेंगे? तो ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि क्या, कि भाई अपना जो कैपिटल है उसको वापस से रीअरेंज करेंगे। बेसिकली बिजनेस में से इसके जाने के बाद सारी चीजें नई से शुरुआत हो रही है, कि इनका रेशियो बदल गया है ना, या फिर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल जो है वो न्यू रेशियो में होगा, फिर जो भी आगे टर्म्स कंडीशंस है जो भी आगे बिजनेस में चलेगी वो चेंज कर सकते हैं, बिकॉज एग्रीमेंट वापस से वो बदल रहे, चेंज कर रहे। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर ये लोग कौन, बचे हुए पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल को क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। समझ पा रहे हो? कैपिटल को क्या कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। अभी वो रीअरेंज करेंगे, उसके रीजंस क्या हो सकते हैं वो भी हम देखते हैं। यहां पर क्या होगा कि जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है दे विल रीअरेंज देयर कैपिटल, कि वहां पर वो अपना कैपिटल को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। और इसके पीछे के रीजन क्या हो सकते हैं, देखो कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, देन द कंटिन्यूइंग पार्टनर में डिसाइड टू रीअरेंज देयर कैपिटल, कि वो डिसाइड कर रहे हैं कि कैपिटल रीअरेंज करे वापस, क्योंकि सब चीजें नई से बन रही है। और ये डिसाइड करने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है, तो ऑफ कोर्स द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर्स। ओके, तो इसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं? द रीजन इज कि द टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज डिवाइडेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्योंकि पहले 3 जो लोग थे, अभी बचे कितने? तो जो टोटल कैपिटल रहेगा फर्म का, सो दिस टोटल कैपिटल पहले जो 3 लोगों का था अभी वो कंटिन्यूइंग पार्टनर का रहेगा, और ये टोटल कैपिटल अभी 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। जस्ट 2 एक नंबर लिया है, जितने भी कंटिन्यूइंग पार्टनर से उसमें वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक रीजन हो सकता है कि जो पूरा कैपिटल अभी है वो कंटिन्यूइंग पार्टनर अपने बीच में नए रेशो के साथ डिवाइड कर रहे हैं। दूसरा क्या रीजन हो सकता है कि द न्यू कैपिटल बैलेंस इज देन कंपेयर्ड विद द लेटेस्ट कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर, कि जो कैपिटल है फर्म का वो कंपेयर किया जाएगा कि इनके पास कितना कैपिटल था, इसका कितना कैपिटल था, और नया कैपिटल कितना है, उसको बैलेंस को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद एक तो वहां से कैपिटल कम होगा या एक्सेस होगा, ज्यादा होगा। 2 चीजें हो सकती है ना, कि वहां से एक तो सरप्लस निकलेगा या फिर कैपिटल में डेफिसिट निकलेगा। अभी कैसे, लेट्स सी द एग्जांपल, कि मान लो ए का कैपिटल इज 50,000, 50,000 ए का कैपिटल है, और सी का कैपिटल इज 40,000, लेट्स कंसिडर। ओके, और बी जो था इसका कैपिटल मान लेते हैं 30,000 था, लेकिन बी क्या हो गया, अभी रिटायर हो गया। और अभी हम कंसिडर कर लेते हैं कि फर्म का जो कैपिटल है रीअरेंज करने के बाद इनका कैपिटल कितना बन रहा है रे, लेट्स कंसिडर कि हाँ, इनका जो भी कैपिटल, लेट्स कंसिडर कि 90,000 इनका कैपिटल, नया कैपिटल है, टोटल कैपिटल। अभी ये क्या कर रहे हैं कि ये जो नया है ना इसको न्यू रेशो में डिवाइड कर सकते, ये एक इसके पीछे का रीजन हो सकता है। और
उसके बाद यहाँ पर इनका जो कैपिटल न्यू बैलेंस जो निकाला ना, उसको हर एक पार्टनर को कितना आ रहा है, लेट्स कंसिडर कि ए को अभी 60,000 आ गए फॉर एग्जांपल, और बी नहीं सी है ना, हाँ सी को लेट्स कंसिडर कि 30,000 आ गए। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि इसके पास पहले 50,000 थे, अभी कितने हुए 60, इसके पास पहले 40 था, अभी कितना हुआ 30। तो किसी को एक्सेस कैपिटल मिल रहा है यानी कि सरप्लस हो रहा है, या किसी को कम कैपिटल आ रहा है यानी कि डेफिसिट, कुछ भी हो सकता है, ये जस्ट हमने एग्जांपल लिया है, ऐसे कोई भी चीज हो सकती है। तो इस तरीके से अगर सरप्लस आया, एक्सेस कैपिटल मिला, तो पार्टनर उसे क्या कर सकता है, विड्रॉ कर सकता है, पार्टनर उसको विड्रॉ कर सकता है, that is paid to the partner or transferred to his current account or his loan account, शायद उसके उन अकाउंट में भी हम डाल सकते हैं। या फिर अगर डेफिसिट आ रहा है, कम पड़ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में पार्टनर वो कैपिटल ला सकता है, उसके करंट अकाउंट में, लोन अकाउंट में से लिया जा सकता है। तो ये भी एक कंडीशन हो सकती है। अब ये डिपेंड की आगे जाके क्या होगा, उस हिसाब से इस तरीके से इसके एंट्रीज इसकी बनेगी। अभी हर एक सिचुएशन में एंट्री कैसे की जाएगी वो हमें ध्यान में लेना है। कैपिटल के साथ क्या हो रहा है ये समझ गए आप, ओके? कैपिटल के साथ क्या हो रहा है कि बेसिकली जो पार्टनर बिजनेस में से गया, रिटायर हो गया, उसके बाद जो बचे हुए पार्टनर से, मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल को वापस से कैलकुलेट कर रहे हैं या उसको रीअरेंज कर रहे हैं, रीअरेंज कर रहे हैं, वापस से बांट लेना है ना, फिर उसमें चेक करना, न्यू रेशो में देखना, फिर चेक करना कि भाई सरप्लस है या फिर डेफिसिट है, कम पड़ रहा है या ज्यादा हो रहा है, विड्रॉ करना या फिर लेकर आना, ऐसी चीजें हो रही है। ओके, अभी ये होने के वक्त उसकी एंट्रीज कैसे होगी वो भी हमें ध्यान में लेना है। इफ द सरप्लस इज पेड बैक टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर, जैसे ये ए वाला एग्जांपल, ए के केस में पहले उसके पास 50,000 थे, अभी उसको 60,000 मिले, 60,000 मिले, सो हियर ए इज गेटिंग सरप्लस कैपिटल, ए इज गेटिंग सरप्लस अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो अगर ये सरप्लस उस पार्टनर को दिया जा रहा है, इफ सरप्लस पार्टनर को दिया जा रहा है, तो एंट्री क्या बनेगी? ओके, सरप्लस इज पेड बैक टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट रहेगा और हमारे पास से कैश और बैंक में से पैसा गया, इसीलिए उसको क्रेडिट देंगे कि इफ द सरप्लस इज पेड बैक टू द कंटिन्यूइंग पार्टनर। अगर इफ सरप्लस ऑन कैपिटल अकाउंट इज नॉट पेड बट इट इज ट्रांसफर्ड टू लोन या करंट अकाउंट, अभी उनको सरप्लस उनके अकाउंट में नहीं दिया, वो उनके लोन अकाउंट या फिर उनके करंट अकाउंट में डाला, तब एंट्री क्या बनेगी? बस कैश बैंक से पैसा नहीं जा रहा है, वो कहा जा रहा है लोन या करंट, तो बस कैश और बैंक की जगह क्या आ जाएगा? लोन या करंट। बाकी कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट वैसे ही रहेगा, समझ रहे हो? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स करंट या फिर लोन अकाउंट। अगर कैश कम पड़ रही है, मतलब डेफिसिट होना, इफ कंटिन्यूइंग पार्टनर ब्रिंग्स कैश टुवर्ड्स हिज डेफिशिएंसी इन कैपिटल, जैसे इस वाले केस में हमने देखा कि इसको कम पड़ रहा है पैसा, अगर वहां डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही है, डेफिसिट हो रहा है, तो उसको पैसा और एक्स्ट्रा बिजनेस में लेकर आना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में बिजनेस में कैश या बैंक में पैसा आया, तो एंट्री क्या बनी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, कौन लाया? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स लाए, समझ रहे हो? टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड इफ दिस डेफिसिट अगर हम उनके लोन या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, तो कैश बैंक आएगा क्या? नहीं, कैश बैंक के जगह क्या आएगा? करंट या फिर लोन अकाउंट। सेम ऊपर वाली ही सिचुएशन है, बस ऊपर सरप्लस है, ये दोनों किसके बारे में दिया है? हमें सरप्लस कैपिटल के बारे में दिया, और ये हमें अगर डेफिसिट होता है कैपिटल में, उस बारे में एंट्री दी गई है।
समझ पा रहे हो? कैपिटल में सरप्लस होना और डेफिसिट होना क्या है? एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से क्लैरिटी आएगी, बट आपको आइडिया होनी चाहिए कि हो क्या रहा है यहाँ पर। देखो कि अगर डेफिसिट हुआ और वो हमने लोन को या फिर करंट अकाउंट में उसके ट्रांसफर किया, तब एंट्री बनी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स करंट या लोन अकाउंट डेबिट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। जब पार्टनर कुछ लेकर आ रहा है तो उसके क्रेडिट में, और बिजनेस के ओर से उधर वहां सरप्लस है तो उसके डेबिट में। देखो ये एक चीज ध्यान में रखो, अगर सरप्लस है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर को डेबिट देना है, और डेफिसिट है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर को क्रेडिट देना है। ये बात ध्यान में लो। सरप्लस में हमारे पास से कैश गई तो कैश और बैंक क्रेडिट आएगा, लोन में गया तो लोन या करंट अकाउंट क्रेडिट आएगा। डेफिसिट में अगर वो पैसा लेकर आ रहे तो कैश और बैंक डेबिट होगा, या लोन या करंट अकाउंट को गया तो वो लोन या करंट अकाउंट डेबिट होगा। इस तरीके से याद रखो। आया समझ में? हाँ, अभी ये सब कुछ ट्रीटमेंट होगी किसकी? कैपिटल एडजस्टमेंट। क्वेश्चन में हमें मेंशन किया जाता है कि एग्जैक्टली कैपिटल के साथ क्या हो रहा है और उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे। अभी इसके साथ साथ जो पार्टनर बिजनेस में से बाहर जा रहा है, यानी कि कौन? रिटायरिंग पार्टनर। तो जो रिटायरिंग पार्टनर है वो बाहर जब बिजनेस में से जा रहा है तो अपने साथ उसका हिस्सा जो भी है उसको देना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तक उसने भी बिजनेस में जो कंट्रीब्यूशन दिया है, बिजनेस में जो काम किया है, तो उसके हिस्से का पैसा उसको देना पड़ेगा, यानी कि उसके हिस्से का शेयर। प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट, लॉस हुआ तो लॉस जो भी है रिकवर कराना पड़ेगा, राइट? तो दैट इज असर्टेनमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिटायरमेंट, कि उसका जो भी हिस्से का प्रॉफिट रहेगा रिटायरमेंट के टाइम पे वो हम कैलकुलेट करेंगे। अभी वो कैसे होगा? अगर पार्टनर बिजनेस में से रिटायर हो रहा है तो पूरा हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है, अकाउंटिंग ईयर शुरू कहाँ होता है? 1 अप्रैल को, खत्म कहाँ होता है? 31 मार्च को। अभी पूरे इस 12 मंथ्स के पीरियड में ऐसा है क्या कि पार्टनर हमेशा 31 मार्च को ही रिटायर होगा? ऐसा नहीं है ना, वो कभी भी रिटायर हो सकता है ना, बीच में कहीं भी कोई भी मंथ में जा सकता है या फिर एंड में भी जा सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है। सो ड्यूरिंग द अकाउंट ईयर देन इट इज नेसेसरी टू कंप्यूट प्रॉफिट फ्रॉम डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट टू डेट ऑफ रिटायरमेंट। समझ रहे हो कि हम कैलकुलेशन 1 अप्रैल टू 31 मार्च का करते हैं, लेकिन मान लो ये बंदा कोई पर्सन है, जैसे ये बी नाम का पर्सन है, वो अक्टूबर मंथ में चला गया। कब गया? तो हमें उसका हिसाब किताब अप्रैल से अक्टूबर तक का निकालना पड़ेगा, और उसके डेट ऑफ रिटायरमेंट तक हमें उसका शेयर, उसका हिस्सा निकालना पड़ेगा और इसे देना पड़ेगा। मान लो वो जून मंथ में चला गया, तब हमें जून मंथ तक का कैलकुलेशन करना पड़ेगा और उसके हिस्से का शेयर उसे देना पड़ेगा। मान लो वो मार्च में गया, तब मार्च तक का हिसाब निकालना पड़ेगा। वो फरवरी में गया तो फेब तक का जितना भी रहेगा उतना हिसाब हम निकालेंगे अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जब तक वो बिजनेस में है तब तक का उसका हिस्सा कंसिडर किया जाएगा। जिस दिन से वो रिटायर हो रहा है उस दिन के बाद का नहीं कंसिडर होगा, उस दिन तक का हम कंसिडर करेंगे। समझ पा रहे हो? सो प्रॉफिट जो भी हो रहा है कि प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर इज कैलकुलेटेड आइदर ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट। क्यों ऐसा हो रहा है देखो, लत से समझ कर लो। हम अकाउंटिंग करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और हमारा फाइनल अकाउंट कब बनता है? बट मान लो बिजनेस में ये पार्टनर कहाँ रिटायर हुआ? ये अक्टूबर में रिटायर हुआ या जून में रिटायर हुआ या मार्च से पहले कभी भी रिटायर हुआ। अभी तक हमने फाइनल अकाउंटिंग किया है क्या? नहीं किया। अभी हमारे पास प्रॉफिट्स लॉसेस पता है क्या हमको बिजनेस के? नहीं पता। हमें नेट प्रॉफिट, नेट लॉस या सरप्लस, डेफिसिट ऐसा कोई भी हमारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा ईयर कंप्लीट हुआ नहीं है। लेकिन अभी बंदा बिजनेस में से चला गया, रिटायरमेंट ली, और उसका हिस्सा हमें उसको निकाल कर देना है, तो अभी हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? किस बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे?
तो प्रॉफिट जो है कैलकुलेट किया जा सकता है आइदर ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर का प्रॉफिट या फिर पिछले लास्ट ईयर के कुछ ईयर्स के एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर। समझ पा रहे हो? क्योंकि इस ईयर का प्रॉफिट हमारे पास एक्चुअल में नहीं बना है, तो हम भाई जो बंदा जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उसको पैसा किस बेसिस पर देंगे? पिछले प्रॉफिट के बेसिस पर दे देंगे, या फिर पिछले कई सालों के जो प्रॉफिट है 2-4 सालों के, उसकी एवरेज निकालेंगे और उस एवरेज के बेसिस पर ये ले, तू ले ले अपना हिस्सा। समझ पा रहे हो? तो उसके बेसिस पर हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं। आया ध्यान में? कौन से बेसिस पर कैलकुलेट कर रहे हैं? लास्ट ईयर के प्रॉफिट या फिर एवरेज। अभी ये चीज को भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में मेंशन किया जाता है कि प्रॉफिट कैसे निकालना है। आपको बताते हैं कि लास्ट ईयर पे निकालो, पिछले 4 सालों पे निकालो, लास्ट 2 इयर्स पे निकालो, ऐसे निकालो, वैसे उस हिसाब से हम निकाल कर दे देंगे। एंड द प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट for the part of the year that is from date of the balance sheet to the date of retirement, it's calculated, and the share of retiring partner is calculated on the basis of proportionate profit. हम कैसे निकाल रहे हैं? वो proportionate profit निकाल रहे हैं ना, and then it is transferred to his account. उसको वो दिया जा रहा है, उसके हिस्से का जो भी बनता है उसको वो दिया जाएगा। अभी जब जो भी पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से का जो प्रॉफिट है वो उसे दिया जाएगा, तो उसके कैपिटल के क्रेडिट में, उसके हिस्से का उसका प्रॉफिट उसके कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में। तो उसकी एंट्री कैसे बनेगी? देखो, कैपिटल अकाउंट या फिर करंट होगा तो करंट अकाउंट के क्रेडिट में। सो बिकॉज हमारा फाइनल अकाउंटिंग अभी तक हुआ नहीं है और ये तो गया और उसका शेयर हमें देना है, तो टेम्पररी हम अकाउंट ओपन करेंगे। क्या करेंगे? और जो अकाउंट हम टेम्पररी बेसिस पर ओपन करते हैं उसको हम सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। पता है, ये हमने 11th में सीख रखा है, राइट? हाँ, कि थोड़े देर के लिए, कुछ समय के लिए जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है फॉर टेम्पररी पर्पज, उसको बाद में जाकर क्लोज किया जाता है, ऐसे अकाउंट को हम क्या बोलेंगे? सस्पेंस अकाउंट। बिकॉज यहां अभी हमारा फाइनल अकाउंटिंग हुआ नहीं है, लेकिन बंदा बीच में ही चला जा रहा है और उसका हिस्सा हम निकाल रहे हैं, उसका शेयर हम निकाल रहे हैं, उसका प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं। उसका प्रॉफिट निकाल के कहाँ रखेंगे? कहाँ रखेंगे? तो उसके लिए टेम्पररी अकाउंट खोल देंगे, एंड दैट टेम्पररी अकाउंट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। उस अकाउंट को क्या नाम दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कि जहां पर क्या रखा जाएगा? उस रिटायरिंग पार्टनर का, जिसका रिटायरमेंट हो रहा है, हाँ, रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट उधर रखा जाएगा। रिटायरिंग पार्टनर का प्रॉफिट उस अकाउंट में रखा जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। समझे? और इसलिए एंट्री भी आप देख पा रहे हो कैसे बनी? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, उसके हिस्से का प्रॉफिट उसको दिया जा रहा है उसके कैपिटल अकाउंट में या फिर उसके करंट अकाउंट में, टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, हाँ, उसके अकाउंट में वो गया। अगर लॉस हुआ तो देन रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। समझ गए? तो इस तरीके से प्रॉफिट और लॉस की ट्रांसफर वाली एंट्री होगी। गेटिंग? सभी को ये क्लियर है? कैपिटल के बारे में हमने जो सीखा वो समझ में आया है सभी को? कि कैपिटल के बारे में ये लोग क्या करेंगे? एक तो एक्सेस होगा या फिर डेफिसिट, वो रीअरेंज करेंगे बेसिकली और उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। और जो पार्टनर जा रहा है, रिटायर हो रहा है, उस रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर या लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पर। उसका जो भी हिस्सा मिल रहा है, उसका जो भी हिस्सा है उसको दिया जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में डालकर रखा जाएगा। ओके? हाँ, अभी इसमें देने का तरीका भी है। देखो, जो पार्टनर बिजनेस में से रिटायर हो रहा है तो उसके हिस्से का जो भी पैसा बना, लेट्स कंसिडर कि यहाँ बी रिटायर, हमने कंसिडर किया कि भाई बी कौन क्या हुआ? रिटायर हुआ, और बी के हिस्से में लेट्स कंसिडर कि 50,000 रुपए प्रॉफिट आया। कितना आया? 50,000 रुपए प्रॉफिट बी को मिल रहा है। बी को कितना प्रॉफिट मिल रहा है?
अभी कंपनी ये डिसाइड करेगी कि इसको 50,000 कैसे देने हैं, एकदम 50 दे देने हैं या थोड़ा थोड़ा करके देना है, ये भी हो सकता है ना। कंपनी एकदम से नहीं देना, उनके पास नहीं है, वो बाद में देगी, पूरा ईयर खत्म होने तक देगी, थोड़ा थोड़ा करके देगी, ऐसा भी हो सकता है। तो उसी के लिए यहाँ पर हमें बताया कैसे कैसे होगा कि इफ द लमसम अमाउंट यानी कि एंटायर अमाउंट, द एंटायर अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर इज पेड इन वन इंस्टॉलमेंट, एकदम एक साथ दे दिया तो उसके अकाउंट में गया, दैट इज रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक हमारे पास से गई कि गए 50,000 एकदम दे दिए, हो सकता है ये, तब ये एंट्री होगी। दूसरी चीज, उसको थोड़ा थोड़ा करके देना, पहले 20,000 ले, बाद में 20 ले, बाद में 10 ले, या पहले 25 ले, बाद में 25 ले, ऐसे इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में पैसा देना। जब अमाउंट इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में दी जाएगी तो बची हुई अमाउंट जो है कि बाकी है विच इज ड्यू, अभी लेट्स कंसिडर कि 50,000 है और पहले हमने 25 उसको दे दिए और बचे कितने 25,000, ये बचे पेंडिंग है जिसको हम क्या बोलेंगे, ड्यू कहेंगे या फिर आउटस्टैंडिंग कहेंगे। तो ये पैसा देना बाकी है, तो दिस इज हमारी लायबिलिटी और इसको हम लोन अकाउंट में डालकर रखेंगे कि भाई देना बाकी है, समझ रहे हो। हाँ, सो दिस द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर मे बी पेड, एक तो दी जा सकती है या फिर एंड बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू लोन, कुछ अमाउंट पे की जा सकती है, जो बची हुई है वो कहाँ ट्रांसफर की जा सकती है, लोन अकाउंट में। तब एंट्री क्या बनेगी, रिटायरिंग पार्टनर को तो उनका हिस्सा दिया जा रहा है, उसके अकाउंट के डेबिट एंड लोन अकाउंट को यहाँ क्रेडिट करेंगे, समझे, कैश बैंक की जगह लोन को जा रहा है वो। अभी 25 बचे हुए हैं, लेट्स कंसिडर कि 25 बचे हुए देना बाकी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया, ये भी हो सकता है, उसके ऊपर क्या चार्ज किया, इंटरेस्ट चार्ज किया कि बाकी है ना, देना है ना तो दो, लेकिन इंटरेस्ट भी दो, क्योंकि लेट दे रहे हो आप तो इंटरेस्ट के साथ दो, कि व्हेन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ऑन लोन अकाउंट, तो अभी लोन का 25 देना है प्लस इंटरेस्ट का पैसा भी देना है, तो लोन वाली एंट्री ही इंटरेस्ट वाली एंट्री बनेगी, बट यहां पर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट होगा एंड रिटायरिंग पार्टनर्स लोन को क्रेडिट रहेगा, समझ पा रहे हो। हाँ, एंड इंटरेस्ट अगर हम पे करने जा रहे हैं तो उसे कैश में पे किया, व्हेन इंटरेस्ट इज पेड इन कैश, तो इंटरेस्ट को क्लियर कर दिया, कैश में पे किया, तो एंट्री बनी लोन पेड हो चुका, जो क्रेडिट में था अभी वो क्या कहाँ आ गया, वो डेबिट में आ गया और हमारे पास से पैसा गया। हाँ, इस तरीके से एंट्री बनी। एंड इफ द टोटल अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर देन इट इज ट्रांसफर टू रोल, अभी ये 50,000 जो बने कुछ भी पे नहीं किया, पूरा का पूरा 50 देना बाकी है, पूरा का पूरा 50,000 क्या है रे, ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, पूरा का पूरा कहा जाएगा, लोन में गया कि पूरा ही पैसा देना बाकी, अभी हमने तुरंत कुछ भी नहीं दिया, सब कुछ कहा गया लोन, तो एंट्री बनी रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट। And if, next case, if amount due to retiring partner is partly paid in cash and balance is transferred to loan, जैसे अभी हमने देखा, उसी का एंट्री क्या है कि रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश गई थोड़ी और लोन को बचे हुई अमाउंट लोन को दी। इस तरीके से अलग अलग केसेस बनते हैं। आया समझ में? ये कब की बात है, जब हम उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे और शेयर कैलकुलेट करने के बाद उसको देंगे, तो देने के वक्त की बारी है कि दिया जाएगा किस तरीके से, एकदम पे किया जाएगा या पूरा ही कुछ भी नहीं दिया जाएगा, थोड़ा दिया जाएगा, थोड़ा नहीं दिया जाएगा, फिर लोन को दिया डाल के रखेंगे या फिर लोन पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो ये अलग अलग उसके ट्रीटमेंट है। आया ध्यान में? क्लियर है सभी को? हाँ, तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होगी और इसमें से हर एक केसेस, अलग अलग केसेस हम एक एक क्वेश्चन में भी कवर करने वाले हैं। जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे अकॉर्डिंगली हर एक केसेस को हम समझ कर लेंगे। ठीक है, सभी को क्लियर है? ट्रीटमेंट सभी को समझ में आई है? हाँ, कैसे करनी है,
कैपिटल की ट्रीटमेंट और प्रॉफिट लॉस जो भी शेयर बनेगा उसका, उस शेयर की ट्रीटमेंट क्या क्या होगी और इसके एडजस्टमेंट्स कैसे किए जाएंगे, एंट्रीज कैसे की जाएगी। हाँ, इसको रिवाइज करो, इसको नोट करो अच्छे से। बाकी जो बचा हुआ क्वेश्चंस का शुरुआत करनी है, क्वेश्चन जो स्टार्ट करने प्रॉब्लम स्टार्टिंग, वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉब्लम की शुरुआत करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को सीधा स्टार्ट करेंगे, फिर आपको और अच्छे से क्लैरिटी आएगी कि कैसे करना है। ज़्यादा कुछ नहीं है, एडमिशन की तरह ही यहाँ पर हमें वही अकाउंट्स बनाने होते हैं, प्रिपेयरिंग में वही प्रिपेयर करना होता है। क्या? रिवैल्यूएशन यानी कि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। बस थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो रही है कि यहाँ कोई ऐड नहीं हो रहा है, तो जो है वो जा रहा है। रिटायरिंग हो रहा है तो उसका बस शेयर वगैरह निकालो, उसका प्रॉफिट जो है वो निकालो, गुडविल उसने जो है वो बांट दो वगैरह, यही चीज़ें हो रही है जो अभी तक हमने सीखी है। हाँ, ये सब कुछ ट्रीटमेंट हमें करनी है, तो प्रॉब्लम हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट? ठीक है, फिर क्वेश्चन प्रॉब्लम हम कल के लेक्चर से करते हैं। यस, आज के लेक्चर में फिर इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।